नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 5 होगी, जिसके अंदर हम एचएसएससी के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, 1 ओम बराबर होता है। 1 ओम, ओम किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो 1 ओम बराबर होता है। देखो, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू होता है आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। R यहां पर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और ओम का सिंबल है इस प्रकार से होता है। I क्या होती है? विद्युत धारा होती है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। V क्या होती है? V वोल्टेज होती है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ओम के नियम के अनुसार V जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत धारा के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हम एक जो है प्रतिरोध लगाते हैं, रेजिस्टेंस, इसकी एक जो वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमें क्या पूछा गया है? रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो R बराबर क्या होगा? तो V अपॉन में I होता है। V अपॉन में I होता है। V वोल्टेज है, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। I करंट है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो जो ओम होता है, ओम बराबर होगा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। जिस ऑप्शन के अंदर 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर होगा वो इसका आंसर रहेगा। तो 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर क्या होता है? 1 ओम होता है। तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के। प्रतिरोध के बारे में अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस लंबाई के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा, अगर क्या होगा? एरिया, वायर का एरिया अगर बढ़ेगा तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? इसके इनवर्सली। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ ए वायर। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये उल्टा होता है इसके। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस तीनों से एक निकल के बात आती है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन में A। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, L यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर है, A यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ ए वायर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किन रक्त कोशिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं? किन रक्त कोशिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? केशिका, धमनी, सिराएं, वाहिकाएं। तो किसका होता है? सिराओं का होता है। किस प्रकार से होता है वो हम बात करते हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरी जिसको धमनी कहते हैं, वेन जिसको सिरा कहते हैं, और कैपिलरी जिसको कोशिका कहते हैं। तो 3 प्रकार की क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं 3 प्रकार की। कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है आर्टरी, दूसरे नंबर पर आता है वेन, तीसरे नंबर पर आता है कैपिलरी। ठीक है। आर्टरी जो धमनी होती है वो हमें बाहर से स्किन के ऊपर कभी नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो आर्टरी होती हैं उनका कलर रेड कलर होता है, और स्किन के अंदर इस प्रकार से 3 लेयर होती हैं। तो इस जो नीचे वाले 2 लेयर के मध्य क्या पाई जाती है? आर्टरी पाई जाती है, और ऊपर वाली 2 के मध्य क्या पाई जाती है? वेन। तो इस प्रकार से हमें स्किन के ऊपर से जो ना ब्लू कलर की दिखाई देती है वो वेन होती हैं। वेन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। पहली बात तो ये है, आर्टरी का कलर रेड होता है, ब्लू होता है। आर्टरी का काम क्या है? लैब अटेंडेंट के अंदर है, और एचएसएससी के कंडक्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। आर्टरी का काम होता है शुद्ध रक्त को हृदय से सभी बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं। आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के सभी बॉडी पार्ट तक ले जाने का कार्य किसका होता है? धमनी का होता है, आर्टरी का होता है। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो इसके विरुद्ध काम करती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी वो इसके बिल्कुल उल्टा काम करेगी। उल्टा काम कैसे करेगी? यह क्या करेगी? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। और ये क्वेश्चन नायब तहसीलदार के अंदर पूछा गया। कौन सी आर्टरी है, कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है? तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। इनका व्यास कम होता है,
व्यास आर्टरी का कम होता है लेकिन सबसे कम नहीं होता। सबसे कम तो किसका होता है? कैपिलरी का होता है। दूसरी आती है वेन। वेन कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती हैं। काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाती हैं। अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाने का कार्य किसका होता है? वेन का होता है। अच्छा, 80 कलर के अंदर पूछा। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वही बात है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाने का काम करती है। 80 के अंदर पूछा गया। और स्टेशन असिस्टेंट 80 के अंदर पूछा गया। जो सिरा होते हैं इनका व्यास जो है वो ज्यादा होता है। व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? धमनी के कंपैरिजन में। कैपिलरी जो होती हैं एक धमनी को सिरा से जोड़ने का कार्य करती हैं। एक धमनी को सिरा से जोड़ने का कार्य कैपिलरी करती हैं। बहुत पतली होती हैं, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज्यादा पतली होती हैं। तो सबसे कम व्यास किसका होता है? कैपिलरी का होता है। अच्छा, 80 हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सबसे कम व्यास किसका होता है? केशिकाओं का होता है। तो इस प्रकार से जो है 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। उसके बाद में अगली मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था ना वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कीड़ा KEDA, और पानी में घुलनशील बी और सी हैं। बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उसके सब टाइप पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थायमीन। थायमीन किसका नाम होता है? B1 का, तो ये तो हो गया। राइबोफ्लेविन किसका होता है? B2 का, ये भी हो गया। और फोलिक एसिड किसका होता है? B9 का, तो ये भी हो गया। तो कौन सा नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जिसकी उसके बाद में है किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो विटामिन बी के अंदर पाया जाता है। अगर विटामिन बी के अंदर आपको सब टाइप दे रखी हो तो कौन सा आंसर रहेगा? B6 के अंदर पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और उसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, जिसकी कमी से होठ व जीभ पर छाले पड़ते हैं। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, ये इंपॉर्टेंट होता है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन होता है। इससे पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से हेयर फॉल, बालों का झड़ना होता है। B6 की कमी से, B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है, रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मिल्ड एनीमिया होता है। मिल्ड एनीमिया होता है। मिल्ड एनीमिया के अंदर क्या होता है? RBC का निर्माण बंद होता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? मिल्ड एनीमिया होता है, जिसके अंदर RBC का निर्माण बंद होता है। अगर विटामिन B7 की अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, जिसकी कमी से जो है सफेद बाल हो जाते हैं। सफेद बाल किसकी कमी से? B7 की कमी से होते हैं। अगर B9 की मैं बात करता हूं तो B9 का जो है रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड होता है। फोलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है? B9 का होता है, जिसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया होता है, खून की कमी होती है प्रेगनेंसी के टाइम। देखो एनीमिया जो है वो 4 प्रकार से होता है, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी कहते हैं। पहले विटामिन ए की कमी से रक्त अल्पता होता है। दूसरा B6 की कमी से होता है, जिसको मिल्ड एनीमिया कहा जाता है, जिसके अंदर RBC का निर्माण बंद हो जाता है। RBC का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। B9 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी टाइम के अंदर। और B12 की कमी से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसके अंदर RBC का आकार बढ़ जाता है और वो फट जाती हैं। तो B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन है, और इसकी कमी से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसके अंदर RBC का आकार बढ़ करके वो ब्लास्ट हो जाती हैं। B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? B12 के अंदर। किस विटामिन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है?
तो बी के अंदर मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो B6 के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, आवेश को हम कहते हैं चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और चार्ज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। चार्ज का सही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज की थी जे थॉमसन के द्वारा। इसके ऊपर चार्ज आवेश नेगेटिव होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम का होता है। और इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्लस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस केंद्रक के बाहर से, न्यूक्लियस के बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं। तो हमें पता है कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये यहां पर माइनस लगा लेना, -19 कूलाम होता है, ठीक है। 1.6 इंटू -19 19 कूलाम होता है। क्यू आवेश जो होता है ना, आवेश क्यू बराबर होता है n इंटू में ई होता है। जो चार्ज होता है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम संख्या निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज अपॉन में क्यू अपॉन में ई हो जाएगा, ठीक है। n बराबर होता है क्यू अपॉन में ई, तो n बराबर है, क्यू की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर इसको सोल्व करेंगे हमें तो ऊपर हमने ले लिया 100 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ले लिया। 19 की जगह पर अब देखो एक जीरो अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 18, ठीक है। इसको जो है 16 से अगर हम काटते हैं तो 16 सिक्के 96, बचा कितना 4, 40 बच गए। तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 6.25। अब ये माइनस का 18 बचा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा 10 रेज टू पावर जो है 18 हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन पैरालंपिक खेलों से पूछा गया। खालिस्तान पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली महिला। तो पैरालंपिक खेलों के अंदर कोई पदक जीतने वाली, देखो कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, दीपा मलिक है। कौन है, दीपा मलिक है। दीपा मलिक का जन्म भैंसवाल गांव सोनीपत के अंदर हुआ था। दीपा मलिक का गांव कौन सा है, भैंसवाल गांव है। खेल की अगर हम बात करें तो शॉटपुट गेम से खेलती है, जेवलिन थ्रो खेलती है, तैराकी और जो है मोटर रेसलिंग। तो दीपा मलिक के गेम कौन से हैं, शॉटपुट है, जेवलिन थ्रो है, तैराकी है और मोटर रेसलिंग है। 2016 के अंदर जब रियो ओलंपिक खेल हुए तो उस खेल के अंदर इन्होंने शॉटपुट गेम के अंदर कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। अगर मैं बात करता हूं टोक्यो ओलंपिक 2020 के, टोक्यो ओलंपिक 2020 के, टोक्यो ओलंपिक 2020 का संस्करण कौन सा था, 16वां संस्करण था। पहला स्थान चीन का, दूसरा ब्रिटेन का और भारत की रैंक 24वीं रैंक थी। पैरालंपिक के अंदर भारत की रैंक 24वीं थी। कौन से गेम है, पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक गेम के अंदर 16वें नंबर के गेम थे। भारत की रैंक 24वीं थी, जिसके अंदर भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। और शुभंकर इसका था सोमेटी। कौन सा था, सोमेटी था। और थीम सॉन्ग की अगर मैं बात करता हूं तो इसका थीम सॉन्ग कौन सा था, कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। थीम सॉन्ग कौन सा था, कर दे कमाल तू। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक टेक चंद थे।
रेवाड़ी से संबंध है, टेकचंद का रेवाड़ी से संबंध है। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारतीय दल के ध्वजवाहक अवनी लेखरा थी, जिनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। और अवनी लेखरा पैरालंपिक के अंदर अब तक की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो हमने दीपा मलिक के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था, पैरालंपिक खेल के अंदर कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, दीपा मलिक। लेकिन क्वेश्चन पूछे पैरालंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है, अवनी लेखरा है। पैरालंपिक खेलों के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो भी अवनी लेखरा है। कौन है, अवनी लेखरा है। गेम कौन सा है, शूटिंग है। संबंध कहां से है, जयपुर राजस्थान से है। तो हमने बताया पीछे 19 मेडल जीते, टोटल 19 मेडल जीते, जिसके अंदर से 5 गोल्ड हैं। पहला अवनी लेखरा ने जयपुर की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर पहली कौन है, अवनी लेखरा है। कहां से संबंध, जयपुर से। गेम कौन था, शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता। सुमित अंतिल कहां से संबंध है, सोनीपत से। बाला फेंक, इन्होंने 68.55 मीटर बाला फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने बनाया है, उसी प्रकार से पैरालंपिक के अंदर सुमित अंतिल ने, जिनका संबंध सोनीपत से है, बाला फेंक गेम के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर 68.55 मीटर बाला फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पैरालंपिक के अंदर। तीसरा मनीष नरवाल है, जिनका संबंध फरीदाबाद से है। गेम शूटिंग है 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। अगला कृष्णा नागर है, राजस्थान से है, बैडमिंटन के अंदर है। नेक्स्ट प्रमोद भगत है, बिहार से, बैडमिंटन के अंदर। तो ये 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर। इसके बाद में आगे मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं। पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली कोई पहली भारतीय महिला। तो कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने कांस्य पदक जीता। गेम कौन सा, शॉट पुट के अंदर जीता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। कौन है, अवनी लेखरा है। गेम कौन सा, शूटिंग। संबंध कहां से, जयपुर राजस्थान से है। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, लगातार एक ही पैरालंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा है। 1 गोल्ड जीता, 1 ब्रॉन्ज जीता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से हिस्टोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है। तो मैंने सेल के टॉपिक में आपको बताया था, कोशिका सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी पर्यावरण से संबंध है, उसी प्रकार से हिस्टोलॉजी का संबंध किससे होता है, उत्तक से होता है। उत्तक को हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उत्तक से होता है, उत्तक से होता है, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो 2015 के अंदर। तारीख थी 22 जनवरी 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। और इसी के साथ में एक अभियान शुरू हुआ जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब होती है, तो इन दोनों की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को योजना शुरू होती है। 22 जनवरी 2015 को किसने शुरू करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से शुरू हुई थी, पानीपत से शुरू हुई थी। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल करके कर दिया गया है बदलाव। बदलाव की फुल फॉर्म होती है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल करके वर्तमान में बदलाव कर दिया है, और बदलाव की फुल फॉर्म क्या है, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस फीमेल एसआई के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई, ये क्वेश्चन एसआई के अंदर पूछा गया था। तो जिस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015 को पानीपत के अंदर स्टेडियम से, तो उस समय उस स्टेज के ऊपर कौन सी अभिनेत्री थी,
माधुरी दीक्षित थी। कौन सी थी? माधुरी दीक्षित ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क से है। सड़क योजना से इसका संबंध है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई थी 1999 के अंदर, और 1999 के अंदर उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे पीएम? अटल बिहारी वाजपेयी के समय योजना शुरू हुई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको आधिकारिक तौर पर लागू किया गया 2001 के अंदर। आधिकारिक तौर पर शुरू हुई 2001 के अंदर। वैसे इसकी योजना शुरू हुई थी 1999 के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई। इसके अंदर 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया। किस किसको? दिल्ली को। दिल्ली से किसको? मुंबई को। मुंबई से किसको? चेन्नई को। और चेन्नई से किसको? कोलकाता को। और कोलकाता को वापिस से दिल्ली से। तो इस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 महानगरों को जोड़ा गया है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा कौन सा है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। अगर मैं बात करता हूं पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो सिलचर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दोनों आपस के अंदर कहां पर काटते हैं? दोनों आपस के अंदर झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर काटते हैं। ये क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछा गया है। तो कहां पर काटते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों आपस में काटते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा का नाम क्या है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है एसएससी 2013 का। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। और 0 माइलस्टोन कहां पर है? नागपुर के अंदर है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर जितनी भी दूरी होती है वो नागपुर के अंदर 0 माइलस्टोन से मापी जाती हैं। और नागपुर को संतरों की नगरी कहा जाता है। नागपुर को क्या कहा जाता है? संतरों की नगरी किसको कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। और रेलवे की जो डायमंड क्रॉसिंग है, रेलवे के अंदर जो डायमंड क्रॉसिंग है, डायमंड क्रॉसिंग है, वो भी कहां पर पड़ती है? तो नागपुर के अंदर है। नागपुर को संतरों की नगरी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध निम्न में से किस 2 पक्षों के बीच में हुआ, या किन 2 पक्षों के बीच में हुआ? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1757 के अंदर। किस किस के मध्य? सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया, जिसके अंदर सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। हार किसकी हुई? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद में 1764 के अंदर किसका युद्ध होता है? 1764 के अंदर जो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किसका? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 के अंदर। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी के मध्य हुआ था, जिसके अंदर सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।